पोटेंशियल डिफरेंस की कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस के लिए देखा था अपन ने। इस दौरान मैं बता दूं कि जो भी मैं एग्जांपल वगैरह ले रहा हूँ वो अधिकतर शीट से ही ले रहा हूँ ताकि किसी को रिवीजन वगैरह करना हो तो वो आसानी से कर सके। जैसे इससे पहले अपन ने जो देखा था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इसके जस्ट बाद में आप एग्जाम्पल नंबर 60, 60, 61, 62 ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। 60, 61 एंड 62। इसके बाद कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस के लिए कल अपन ने पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था कि E इक्वल टू डेल्टा V बाई डी या डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डी, वेयर D इज इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से दिया हुआ है, अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से और कांस्टेंट है और हमने दो पॉइंट दिए हुए जैसे ये A है ये B है और हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB। तो उसके लिए डेल्टा V का मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपन? E इंटू डी से। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड E इंटू डी से डिसाइड करेंगे तो उसमें D क्या लेंगे? D का नाम क्या बोला अपन ने? इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाइन बनाई, यहां से परपेंडिकुलर डाला और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी ये वाली, परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो डिस्टेंस बनी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस वाली स्थिति के लिए डेल्टा V बराबर E इंटू डी का यूज करेंगे तो उसमें D की वैल्यू जो है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वाली सेपरेशन ले लेंगे। ये तब के केस के लिए है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस वाले केस में क्या करेंगे? तो E इक्वल टू डी वी बाई डी आर से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उस वाली स्थिति में क्या है? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर या V लिखे डी वी। वीपी कैसे डिफाइन किया था अपन ने? वीपी माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और इनफाइनाइट से पी तक। इस तरह से हमने किसी पी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया था और इसमें से अपन वीपी माइनस वी इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं? डीवी का इंटीग्रेशन। और यहां से दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटाएं तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीवी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और ई वेक्टर लिखना चाहे यहां से तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बाय डी आर, यानी ई वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बाय डी आर और आर कैप। तो जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी में रिलेशन होता है ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी और डीवी इक्वल टू ए डी टी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन तो ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर और डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर ई जैसे वेरिएबल है, ई वेरिएबल है तो फिर क्या करेंगे? तो ई का फंक्शन यहाँ डाल देंगे। जैसे मान लो कि ई ऐसे दिया हुआ है अपने को, ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यानी 2x आई कैप 3y जे कैप 4z के कैप। जैसे फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखा था अपन ने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी के दौरान, वैसे ही पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन की बात करेंगे अपन। तो ई अगर ये इस तरह से है ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप और डी आर वेक्टर की बात करें तो डी आर अगर इस तरह से है, जैसे मान लो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप, तो ई और डी आर की वैल्यू यहाँ डालें तो इससे अपने को डीवी वाला रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर करें अगर अपन तो क्या बन जाएगा? यहाँ से डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं तो ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये रिलेशन बनाए। अब इसमें क्या है कि एट ए टाइम जैसे अपन एक ही वेरिएबल लेना चाहें तो उसके लिए अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्ड का यूज कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जैसे सिर्फ x को वेरिएबल लें अपन और y और z को कांस्टेंट लें तो dy और dz तो जीरो हो जाएगा और ये dx का नाम क्या हो जाएगा? डेल x। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को पिक्चर में लाएं तो इस dv का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से डेल v। तो टेकिंग ओनली x एज अ वेरिएबल, केवल x को वेरिएबल लें अपन तो dv का नाम हो गया डेल v और यहां से ये हो गया माइनस ई एक्स डेल एक्स। और डेल को कैसे बनाते हैं? इस तरह से है ना, तो ई एक्स डेल एक्स ई वाई डी वाई कितना हो गया? जीरो, क्योंकि हम केवल एक्स को वेरिएबल ले रहे हैं, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन को पिक्चर में ला रहे हैं। तो यहां से ई एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बन गया? ई एक्स बराबर हो गया माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये ई एक्स हो गया। और फिर ऐसे ही अगली बार केवल y को वेरिएबल लें और x और z को कांस्टेंट लें
तो ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी उस वाली स्थिति में, ई वाई बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ऐसे ही ई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल जेड। जैसे अपन ने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन में लिखा था एफ एक्स बराबर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, एफ वाई बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक उसी तरह का एक्सप्रेशन यहाँ आ गया है। अब तीनों को मिलाकर एक साथ लिखना चाहें अगर अपन, तो ई वेक्टर बराबर क्या, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के केप, इसमें डाल दें तो ई एक्स की जगह लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई केप, ई वाई की जगह डाल लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे केप, और यहाँ माइनस डेल वी बाई डेल जेड के केप, तो लिख देते हैं। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई केप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे केप और माइनस डेल वी बाई डेल जेड के केप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। तो अब अगर आगे से आपको v का फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका यूज कर लेंगे अपन, और इसमें से E बराबर क्या लिख सकते हैं, इसमें से अपन यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, डेल बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल बाई डेल जेड के केप और इंटू वी। इस पूरे को क्या बोला करते थे अपन, ग्रेडियंट, तो ये क्या बन जाएगा, E इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। इस तरह से E और V में रिलेशन लिख सकते हैं। और ये जैसे अपन ने E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर भी लिखा, तो जैसे अपने पास वेलोसिटी एसेलरेशन वाला केस था कि वेलोसिटी होती है तो डिफरेंशिएशन करके एसेलरेशन ले आते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल अगर अपने पास तो डिफरेंशिएशन करके और इलेक्ट्रिक फील्ड ले आएंगे। अगर वी आर का फंक्शन दिया हुआ है लाइक वी इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो उस वाले केस में क्या करेंगे, डीवी बाई डी आर 2r स्क्वायर का 4r यहाँ डाल देंगे माइनस 4r इंटू आर केप। और अगर वी एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है लाइक वी बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 4, तो उस वाले केस में क्या करेंगे अपन, डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लेंगे, डेल वी बाई डेल वाई निकाल लेंगे, डेल वी बाई डेल जेड निकाल लेंगे, तीनों को यहाँ डाल देंगे तो उससे हमें ई पता लग जाएगा। तो अगर v दिया है e निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, उसमें अगर r का फंक्शन दिया है तो dv बाई डी आर, एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है तो डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल जेड। और अगर हमें e दिया है और v निकालना है तो कैसे करेंगे, तब इस वाली लाइन का यूज कर लेंगे। जैसे हमें e बराबर दिया हुआ है एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप, तो e की जगह यहाँ डाल देंगे और डी आर क्या लिख देंगे, डी एक्स आई केप डी वाई जे केप डी जेड के केप। तो E डॉट डी आर से dv की वैल्यू आएगी और उसे इंटीग्रेट करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो E दिया है v निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और v दिया है और E निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस तरह से हम E और v में रिलेशन का यूज कर सकते हैं। ये अपने शीट में सेक्शन जी में भी दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन E एंड V के नाम से। तो वेरिएबल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा था जैसे पिछले केस में मैंने देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर आ गया था E वेक्टर, और डी आर वेक्टर को डेल आर वेक्टर बनकर डेल्टा V बाई डी का यूज कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट हो और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन लिखना है तो E बराबर डेल V बाई डी, यानी डेल V बराबर E इंटू डी, वेयर डी इज इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन E अगर वेरिएबल हो तो फिर ये वाला केस यानी इंटीग्रेशन वाला केस का यूज करेंगे। ये है E और V में रिलेशन। पोटेंशियल डिफरेंस के एग्जांपल की बात करें अगर अपन, जैसे मान लो कि V की वैल्यू दे रखी है अपने को एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड 4, और हमें E की वैल्यू निकालनी है, फाइंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी, और उसके अलावा जो है V बराबर जैसे 3r स्क्वायर दिया हुआ है, इस वाले केस में भी हमें E की वैल्यू पता लगानी है। तो इन दोनों क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले वाले केस में V एक्स वाई जेड के रिलेशन के फॉर्म में है, तो पहले वाले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो इसमें अपन डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालें अगर अपन, तो डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या है कि v का डिफरेंशिएशन करने के दौरान केवल x को वेरिएबल लेना है और y और z को कांस्टेंट लेना है। तो यहां से वाई क्यूब और जेड 4 तो बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, और ऐसे ही डेल वी बाई डेल वाई की बात करें अगर अपन, तो केवल y को वेरिएबल लेना है, तो ये एक्स स्क्वायर जेड 4 बाहर आ गया, और वाई क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो गया 3y स्क्वायर। और डेल वी बाई डेल जेड की बात करें अगर अपन, तो डेल वी बाई डेल जेड में एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब तो बाहर आ गया, और जेड 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 4z क्यूब। अभी तीनों वैल्यू उठाकर किसमें डाल देंगे अपन, E इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई केप
माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। और ये हुआ पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें, v इक्वल टू 2r², तो इस v इक्वल टू 2r² को किस तरह से करें, e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन में e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर और इंटू आर कैप। और इसमें डी वी बाई डी आर की वैल्यू क्या बनी, 6r, तो यहाँ पे लिख दो 6r। तो 6r इंटू आर कैप, या इसे लिख सकते हैं अपन 6 इंटू आर वेक्टर। तो ये रिलेशन, ये क्वेश्चन हुआ अपने पास, v जब दिया हुआ हो और e निकालना हो। अच्छा, इसी में अब अगर ऐसा हो कि हमें e की वैल्यू दे रखी हो फिर v निकालना हो, जैसे अपने को e दिया हुआ है 2x i कैप प्लस 3y j कैप, इस तरह से e दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है साथ में, एंड v8 ओरिजन 000 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो हमें पता लगाना है कि v की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस बार e जो है वो x के और y के फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें v निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो e दिया हुआ है तो सबसे पहले dr लिख दे। dr क्या लिख सकते हैं अपन, dr बराबर dx i कैप प्लस dy j कैप। तो dv इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, माइनस e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और माइनस ई इंटू डी आर में कितना हो गया ये वैल्यू, ये हो गया अपने पास माइनस 2x dx और माइनस 3y इंटू डी वाई। ये ई डॉट डी आर किया अपन ने। और v निकालना है तो अब इंटीग्रेशन करें इसमें, तो इंटीग्रेशन करने पर क्या बन जाएगा, ये हो गया अपने पास v इक्वल टू माइनस 2x² बाई 2, तो कैंसिल हो गया, तो माइनस x² माइनस 3y² बाई 2 और साथ में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब c की वैल्यू हटाने के लिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पर वैल्यू 10 वोल्ट है, तो x 0 y 0 डालें तो 8x 0 y 0, 8x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, v बराबर 10 वोल्ट हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहां से हम c की वैल्यू बता सकते हैं। तो 0 0 डाला, ये 10 डाला, तो c की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट, तो c 10 वोल्ट आ गया। तो यहाँ v बराबर क्या बन गया अपने पास, ये हो गया माइनस ऑफ x² माइनस 3/2y² और प्लस 10, ये v की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से अपन v की वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल की एक और एग्जाम्पल देखें अगर अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, E इक्वल टू वाई आई कैप और प्लस एक्स जे कैप, और साथ में दिया हुआ है कि पोटेंशियल एट ओरिजिन यानी 0 0 पर वैल्यू जो है उसकी वो 0 है। तो हमें v की वैल्यू पता लगानी है, फाइंड v। तो कैसे लिखेंगे इसमें अपन, सबसे पहले dr लिखेंगे, तो dr बराबर क्या हो जाएगा, dr वेक्टर इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप। ये है e, ये है dr, तो dv इक्वल टू हो गया माइनस e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। e वेक्टर डॉट dr वेक्टर करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y dx प्लस x dy। अब इसको अपन ऐसे अलग अलग तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को मिलाकर एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। तो इसको अपन ने लिख दिया माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, और dv बराबर आ गया माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, तो इंटीग्रल dv इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। तो ये कैंसिल हो गया और यहां से क्या बच गया, v इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस सी, v इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस सी। और ये जो c वैल्यू निकालनी है अपने को, c वाली वैल्यू, वो कैसे निकाल सकते हैं, 0 0 पर वैल्यू 0 है तो x 0 y 0 पर डाल दो, तो v की वैल्यू 0 आ गई, तो c की वैल्यू जो है वो 0 आ गई यहाँ से, इस वाली लाइन से। तो v बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स वाई, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। थ्योरेटिकल पार्ट है। इक्वी पोटेंशियल नाम से स्पष्ट है, इक्वी इक्वल पोटेंशियल यानी ऐसी सरफेस जिनके सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। यानी ऐसे सभी सरफेस के पॉइंट जहां का पोटेंशियल सेम हो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। तो जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना चाहें अपन, सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, तो सेम पोटेंशियल वाले जो पॉइंट बनेंगे ये है पॉइंट चार्ज, यहाँ से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा इधर इधर सब जगह वो सेम होगा, यहाँ से आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो आर डिस्टेंस पर सेम पोटेंशियल के लिए ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर।
तो ये एक स्फीयर बन गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक तरह से स्फीयर हो गया। और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहे तो ये और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये r1 डिस्टेंस के लिए बनाई अगर, तो ये r2 डिस्टेंस के लिए बना दी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो स्फीयर बन गया है पॉइंट चार्ज के लिए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जिनका सेंटर पॉइंट चार्ज वाली पोजीशन पर है। यह है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर फॉर पॉइंट चार्ज। और अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए लाइन चार्ज के लिए, तो लाइन चार्ज के लिए किस तरह से बन रही होगी? लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से होता है? रेडियली आउटवर्ड। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट किस तरह से लाई कर रहे होंगे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे रेडियली आउटवर्ड, तो इसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो परपेंडिकुलर ऐसे भी घूम सकते हैं इस तरह से अपन, और इस तरह से भी चल सकते हैं। तो ऐसे घूमेंगे तो सर्कल बन जाएगा, ऐसे घूमेंगे तो और एक और सर्कल, एक और सर्कल, तो कुल मिलाकर के एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगी। तो लाइन चार्ज के लिए अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहें तो किस तरह से बनेगी? यह है अगर इसकी लैम्डा चार्ज डेंसिटी, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ये ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया इस तरह से। और बनाना चाहें तो और सिलेंडर बना लो, तो इस तरह से ये और सिलेंडर बन गया इस तरह से। तो क्या नाम दे सकते हैं अपन इसका? ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है ये वाली फॉर लाइन चार्ज, इनका नाम क्या हो गया? ये सिलेंडर हो गए जिनकी एक्सिस वायर वाली पोजीशन पर है, यहाँ वायर वाली पोजीशन पर। तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको? कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल यानी सभी की एक्सिस एक जैसी है, इसलिए कोएक्सियल सिलेंडर। और ये क्या है? ये स्फीयर, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जिनका सेंटर पॉइंट चार्ज वाली पोजीशन पर है। 3 जनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने कोर्स में है, एक पॉइंट चार्ज, एक लाइन चार्ज और एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। तो देखो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट जैसे बोर्ड है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस बनाया अगर अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी उन सब पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस बन रहा है पूरा ये एक तरह से शीट के पैरेलल प्लेन हो गया, यानी क्या बोल सकते हैं? प्लेन पैरेलल टू द शीट। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो जैसे ही ये हमने बनाई इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, सिग्मा लिखा इसलिए शीट इस तरह से है, ये इस तरह से। तो इस शीट के पैरेलल प्लेन बन जाएंगे इस तरह से, प्लेन पैरेलल टू द शीट। ये प्लेन है ऐसे इस तरह से, ये वाला प्लेन, ये शीट है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो अगर ये वाईजेड प्लेन में है, जैसे वाईजेड प्लेन में ये एक्स एक्सिस है, तो ये भी वाईजेड प्लेन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो बनी है ये सरफेस प्लेन, क्या नाम देंगे इसका? प्लेन पैरेलल टू द शीट। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से है, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो प्लेन बने हैं वो ऐसे इस तरह से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब जिन सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। तो इसके लिए और क्या क्या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं अपन? तो 3 प्रॉपर्टीज में बोल के बता देता हूँ। आपकी थ्योरी में, शीट में थ्योरी में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में पहली वाली प्रॉपर्टी, व्हेन अ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट on an equipotential surface, then work done against electrostatic force is zero। ये आप शीट की थ्योरी के पेज से लिख लेना, मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ। तो when a charge is shifted from one point to another point on equipotential surface, equipotential surface पर जब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया, यानी यहां से यहां पर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन के लिए पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि V बराबर Q इंटू डेल्टा वी, W का मैग्नीट्यूड Q इंटू डेल्टा वी है। अब अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहां पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या बनेगी? 0। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? 0। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का तरीका ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे अपन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है तो इसके परपेंडिकुलर चलने पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो इन सब पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं रेडियल डायरेक्शन में, तो जो टेंजेंशियल वाली डायरेक्शन होगी उन वाले पॉइंट का कलेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यहाँ इनफाइनाइट लॉन्ग शीट में, यह है इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन इस तरह से बन रहा होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर, इधर से उधर जाने पर कोई वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन सब पॉइंट का जो कलेक्शन है वो प्लेन पैरेलल टू द शीट हो जाएगा। और तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है
टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काट रही होंगी, क्योंकि अगर काट जाएंगी तो एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल हो जाएंगे, तो एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल तो हो नहीं सकते, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर रही होंगी। ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये आप अपनी शीट में से 9 नंबर के आर्टिकल से 9.2 से अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना। और उसी के नीचे ये तीन सरफेस जो अपने कोर्स में है जिसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है वो हमने ये बनाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल देखें छोटा सा। इसमें कुछ प्लेन दे रखे हैं, प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और वाई जेड प्लेन में है, और इसका पोटेंशियल दिया हुआ है इस पूरे का 10 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट, इसका 40 वोल्ट। इनके बीच की सेपरेशन भी दे रखी है, सभी के बीच की सेपरेशन 10-10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इस तरह से ये प्लेन है पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, इस तरह से। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू पता लगानी है, तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग बन जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर। डायरेक्शन किधर की तरफ बनेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो पोटेंशियल उधर डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो गई, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ये तो डायरेक्शन पता लगा लिया अपन ने। तो ये अगर एक्स एक्सिस है आई कैप और माइनस आई कैप, तो डायरेक्शन माइनस आई कैप वाली डायरेक्शन में हो गई। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें, मैग्नीट्यूड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा हुआ है क्या, ई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डेल्टा वी बाय डी, जहां डी इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिव सेपरेशन। अब दो सरफेस जैसे अगर आप ये लेते हैं ये दोनों, तो इफेक्टिव सेपरेशन 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, और अगर ये वाली लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं इन दो सरफेस को लेता हूं, इन दो को, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना है, वो है 10 वोल्ट, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 0.1 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 0.1 ऊपर चला गया, तो 100 वोल्ट पर मीटर। और डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें तो ई वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, उधर माइनस आई कैप वाले डायरेक्शन में, तो ये हो गया 100 वोल्ट पर मीटर, ये तो है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या माइनस आई कैप। तो ये पहला एग्जांपल। कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी हैं पिछले सवाल की तरह से, उसमें पैरेलल न्यू था, इसमें इस तरह से है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, पैरेलल प्लेन्स दे रखे हैं इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पता लगाना है। और ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये ओरिजिन है 0 वाई और एक्स, और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की भी 10 सेंटीमीटर, फिर आगे भी ऐसे 10 सेंटीमीटर। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू पता लगानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बनाए पहले, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बना दिया अपन ने इस जगह से, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, उधर की तरफ या इधर की तरफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इधर से इधर की तरफ तो बढ़ रहा है, उधर की तरफ डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये कितना 90, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ये 30, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60, तो ये हो गया ई को 60, और ये वाला क्या हो गया ई साइन 60। तो ई वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू ई को 60 माइनस आई कैप और ई साइन 60 जे कैप। अब ई का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो ई का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए चूंकि ये प्लेन पैरेलल दे रखे हैं, यानी ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट की इक्विपोटेंशियल सरफेस रही होगी, और उसके लिए हम ई बराबर डेल्टा वी बाई डी का यूज कर सकते हैं, जहां डी इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी डी कौन सा बनेगा ये वाला बनेगा डी। तो ये है डी, अगर तो कितना आएगा वैल्यू इसका, ये 30 डिग्री तो 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री ये 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कितना 10 cos 60 यानी 5 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ डाल दे डी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा वी कितना हो गया 10 वोल्ट, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लें इसको, तो 10 वोल्ट अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया अपने पास 200 वोल्ट पर मीटर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और हमें निकालना था ई वेक्टर, तो
ई वेक्टर के लिए ई की वैल्यू उठाकर यहाँ डाल देंगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, क्वेश्चन की तरह ले सकते हैं इसको आप। वैसे थ्योरी में है, लेकिन इसका आंसर कुछ काम नहीं आता, तो इसलिए जब भी जरूरत पड़ेगी हमें आगे तो हम खुद इसको डिराइव करके निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन था? अगर वेरिएबल था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर या डीवी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और टोटल वैल्यू निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो ये इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने। तो डीवी यानी डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना चाहे जैसे अपन मान लो, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिख देंगे अपन? मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी ई इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। ये माइनस तो ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का फायदा है कि अब बी से ए की तरफ जा रहे हो या ए से बी, ना तो हमें ई और डी आर के बीच का एंगल देखने की जरूरत है कि कोस 0 है या कोस 180, और ना ही आर के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने की चिंता है। अगर आर डिक्रीजिंग है तो डी आर को माइनस में लेना है क्या, वो चिंता हमारी खत्म हो गई। तो ये बन गया अपने पास ई इंटू डी आर इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा को मैंने कोस 0 लिख दिया। कोस 180 होता तो भी मैग्नीट्यूड जो है वो तो 1 ही आ रहा होता। तो ये है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, और इसमें ई की वैल्यू डाल दें। ई क्या बन जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए? ये है 2k लेमडा बाय आर, ये है ई की वैल्यू, और इंटू डी आर, और आर की लिमिट लगा दें। कहां से कहां तक लग जाएगी आर की लिमिट? आर ए से लेकर के आर बी तक। तो 2k लेमडा बाहर आ गया, और डी आर बाई आर की वैल्यू की बात करें अगर अपन, तो बन गया 2k लेमडा और इंटू एल एन आर बी अपॉन आर ए, यह है मैग्नीट्यूड। अब अगर अपने को वी माइनस वीबी की वैल्यू निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ आएगी? इधर की तरफ, रिपल्शन प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी, इसलिए। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो ए और बी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कैसी क्वांटिटी आ जाएगी? पॉजिटिव। तो क्या बन गया? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसके आगे प्लस लगा दें तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2k लेमडा इंटू एल एन आर बी अपॉन आर ए। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखें, ये शीट है इनफाइनाइट लॉन्ग, नॉन कंडक्टिंग शीट है। अभी जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़ रहे हैं। सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो है ए और बी, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू में निकालनी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी हमको दी हुई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते से जा रहे होते हैं, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखें। तो इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या आंसर यूज कर सकते हैं? डेल्टा वी बाई डी, यानी डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड बराबर ई इंटू डी, और ई की वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और इंटू डी, या क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब साइन भी डिसाइड कर लें, तो ई इंटू डी करने के बाद साइन डिसाइड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो वी ए और वीबी में क्या बड़ा होगा? वी ए वीबी से बड़ा होगा। तो वी ए माइनस वीबी के साथ जाएगा क्वांटिटी पॉजिटिव, तो इसके आगे प्लस लगा दे, तो वी ए माइनस वीबी इक्वल टू आ गया सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो हमें इसका आंसर याद रखने की जरूरत नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी ई बराबर डेल्टा वी बाई डी से निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं अपन। पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालने के लिए पहले ही हमने पोटेंशियल पढ़ लिया था, और अब उस पोटेंशियल की मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी हमने स्प्रिंग में निकाली थी हाफ के एक्स स्क्वायर, ग्रेविटेशन में निकाली थी mgh, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी लिखना चाहें अगर अपन, तो ऑलरेडी हम जब पोटेंशियल लिखा था उसी की मदद से लिख सकते हैं। जैसे अपन ने वीपी माइनस वी इनफाइनाइट क्या लिखा था? ये लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू डेल्टा के इक्वल टू 0। यानी हमने किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पी का पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन किया था। इसको आगे भी लिखें अगर, तो ये है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू इक्वल टू, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव का नेगेटिव यानी डेल्टा यू बाई क्यू, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बाई क्यू, यानी यूपी माइनस यू इनफाइनाइट बाई क्यू। तो जैसे अपन ने पोटेंशियल डिफाइन किया था, अब उसकी जगह अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो बस हमें इस क्यू को उधर भेजना रह गया। तो क्यू को उधर भेजे तो क्या बन जाएगा? देखो ये क्यू जो है ना, इसको उधर की तरफ भेज देते हैं, तो क्या बन गया?
U8P, यूपी ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, यूपी माइनस यू इन्फाइनेट इक्वल टू यूपी माइनस यू इन्फाइनेट इक्वल टू क्यू इधर आ गया तो क्या बन गया, क्यू इंटू वीपी माइनस वी इन्फाइनेट, या क्यू इधर आया तो इधर से तो क्यू कट ही गया, तो क्या बन गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फाइनेट टू पी प्रोवाइडेड डेल्टा के इक्वल टू 0। तो इन्फाइनेट को हमने रेफरेंस लिया हुआ है, तो इन्फाइनेट को रेफरेंस लें अगर अपन तो ये टर्म 0 हो गई, तो यू पी पोटेंशियल एट पोजीशन पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन पी बराबर क्यू इंटू वीपी के बराबर हो गया, इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फाइनेट टू पी प्रोवाइडेड डेल्टा के इक्वल टू 0। तो जैसे हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी थी कि किसी पॉइंट पी की पोटेंशियल का मतलब क्या था, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इन्फाइनेट से उस पॉइंट पी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन, ये हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, ये क्यू जब इधर की तरफ आ गया तो ये टर्म बन गई यहां से, तो किसी सोर्स चार्ज के कारण, जैसे सोर्स चार्ज है इसी कारण किसी पी पॉइंट के लिए अगर अपन पी पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू रखा है तो इस सोर्स चार्ज के कारण यहां इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालना चाहते हैं, अच्छा किसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं अपन, ये हेडिंग में लिखा है क्लियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ईपीई नाम दे दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी अपन जो निकाल रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, केवल एक जने की है ना, सिस्टम की नहीं निकाल रहे हैं, ऑफ अ पॉइंट चार्ज, केवल एक पॉइंट चार्ज की, ड्यू टू मेनी चार्जेस, चार्जेस आसपास कितने भी हो सकते हैं लेकिन एक जने की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैसे निकाला एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, ये तो चार्ज यहाँ जो चार्ज है क्यू और यहाँ जो आसपास जो भी चार्जेस है बाकी बचे हुए उन सब के कारण पोटेंशियल, तो U8P बराबर Q इंटू वीपी। अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे इसको अपन, जैसे डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, वो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इनफाइनाइट से पॉइंट P तक चार्ज Q को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं और इस P तक लेकर के आए हैं, ये है अपने पास सोर्स चार्ज, ये तो है सोर्स चार्ज और ये है जिस चार्ज Q को हम लेकर के आए हैं। तो क्या डेफिनेशन डिफाइन किया अपन ने, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इनफाइनाइट से इस पोजीशन P तक Q चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उस एक्सटर्नल एजेंट को, क्योंकि अपने आप तो आएगा नहीं, जैसे ये प्लस Q चार्ज है तो ये प्लस Q चार्ज को रिपेल कर रहा होगा, तो इधर से इधर लाने पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा, या अगर ये माइनस Q होता तो तेजी से भागता हुआ आता, लेकिन हमें स्लोली लाना है तो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मास है में इसको ऊपर लेकर के जाए अपन, तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगाया तो स्लोली ले जाने के लिए हमें जो है वर्क डन करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट को ऊपर फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब अगर इसको छोड़ दे तो नीचे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको स्लोली नीचे लाना चाहते हैं तभी हमें एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स ऊपर की तरफ लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर ये चार्ज माइनस Q भी होता ना तो भी इसके अट्रैक्शन के कारण वो भाग के आता, तो हम इसको फोर्स लगा रहे होते इधर की तरफ, तब वो धीरे 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 इधर की तरफ ला पा रहे होते, यानी हमें दोनों ही केस में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना ही पड़ेगा अगर हमें उसे स्लोली लेकर के आना है। तो डेफिनेशन सवाल में काम नहीं आएगी, वैसे फिर भी स्कूल के हिसाब से क्या डिफाइन किया अपन ने कि सोर्स चार्ज के कारण अगर हमें इस पॉइंट P पर कोई चार्ज क्यों रखा है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक Q चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया वो वर्क डन ही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये ठीक वैसे ही जैसे दो मास स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, जैसे ऐसे इस तरह से ये दो मास है और ये स्प्रिंग है, और पहले ये इस लेंथ पर था जब ये नेचुरल लेंथ थी, और अभी हमने इसको कुछ एक्स कंप्रेस कर दिया, तो एक्स कंप्रेस कर दिया तो एक्सटर्नल एजेंट को इसे पास लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर हम स्लोली वर्क डन करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट का सारा वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स काम आ रहा होगा, तो जो सारा वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही जैसे ये वाला जो सोर्स चार्ज है इसको तो हमने फिक्स किया हुआ है अपनी पोजीशन पर, और हम जो है इस वाले चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इनफाइनाइट से यहाँ पर, तो जब हम इस चार्ज को ला रहे हैं तो इस चार्ज के कारण उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन हमने अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया, तो वो वर्क स्टोर हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी कैसे रहेगी अपने को, Q इंटू वीपी। अच्छा इसमें Q इंटू वीपी माइनस वी इन्फाइनाइट में वी इन्फाइनाइट की वैल्यू को हमने जीरो ले लिया
कुछ नहीं के रखा हो तो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 ले लेते हैं, लेकिन अगर कुछ के रखा हो कि जैसे यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट लो तो वहां का 10 वोल्ट भी ले लेते हैं। तो कुछ नहीं के रखा हो तब इनफाइनाइट को रेफरेंस लेना है अपने को, इनफाइनाइट का पोटेंशियल को 0 लेना है। इसमें कभी एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या, तो हाँ, क्योंकि हमने वी इनफाइनाइट को 0 लिया है। ऐसे ही किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या, हाँ, क्योंकि हमने यू इनफाइनाइट को 0 लिया है। तो हेडिंग पे फिर से ध्यान दें, ये ऑफ अ पॉइंट चार्ज यानी एक जने की है, बाकी सबके कारण। जैसे मान लो कि ये एक स्क्वायर है, इसके यहां पर 4 कॉर्नर पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू और यहां भी क्यू, और हमें इस चार्ज 1 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बाकी के कारण, बाकी 3 के कारण, 2, 3, 4 के कारण। तो इस वाले चार्ज की इसको कैपिटल क्यू नाम दे देता हूं। तो इस कैपिटल क्यू की इन 3 के कारण हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है अगर, तो कैसे लिखेंगे, ये चार्ज यानी कैपिटल क्यू और यहां बाकी सबके कारण पोटेंशियल। ये सिर्फ इस अकेले की एनर्जी हुई ऑफ अ पॉइंट चार्ज, सिस्टम की नहीं हुई। सिस्टम की हम आगे वाली क्लास में लिखना सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ इस एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, बाकी सबके कारण कैसे लिखेंगे, ये चार्ज और यहां बाकी सबके कारण पोटेंशियल। एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सबके कारण डिफाइन करने का तरीका तो ये हुआ कि इनफाइनाइट से यहां तक जो कैपिटल क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ा हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 2, 3, 4, वो स्टोर हो गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और हम जब सवाल करेंगे तो किस तरह से कर रहे होंगे, यू एट पोजीशन पी इज इक्वल टू क्यू इंटू वीपी, यानी यहां चार्ज लिख दें क्या, कैपिटल क्यू, और यहां पोटेंशियल इसके कारण यानी के क्यू बाई आर वन, के क्यू बाई ये वाली डिस्टेंस अगर आर टू है और ये आर थ्री है तो के क्यू बाई आर थ्री, ये वैल्यू यहां डाल देंगे। तो इस तरह से हमें एक पॉइंट चार्ज की बाकी सबके कारण पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाएगी, यू एट पी बराबर क्यू इंटू वीपी। तो हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस। तो वो क्या देखा अपन ने, U एट पोजीशन P इक्वल टू क्यू इंटू वी पी माइनस वी इनफाइनाइट। वी इनफाइनाइट रेफरेंस लिया हुआ है अपन ने तो इसकी वैल्यू 0। तो किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सबके कारण लिखने के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा है वो है, वो तो चार्ज जिसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन से देखते हैं कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है और 4 इक्वल चार्ज स्मॉल क्यू यहाँ 4 कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और हमें क्या पता लगाना है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, बाकी बचे हुए चार्ज के कारण। तो जैसे मान लो अपन ने एक चार्ज ये वाला चुना तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है हमें बाकी सभी चार्ज के कारण। तो एक चार्ज की बाकी सभी चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो क्या फॉर्मूला देखा अपन ने, ये चार्ज यानी जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं वो तो चार्ज, और यहां बाकी सबके कारण पोटेंशियल। वैसे डिफाइंड इस तरह से है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी प्रोवाइडेड डेल्टा के इक्वल टू 0, यानी इनफाइनाइट से जब हम इस चार्ज क्यू को यहां लेकर के आएंगे तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा स्लोली लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वो इन चार्ज के अगेंस्ट। इन चार्ज का जो फील्ड होगा यहां पर उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी, इस एक चार्ज की, किसके कारण, बाकी के कारण। ये हम सिस्टम की नहीं लिखने जा रहे हैं, ये एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सबके कारण लिखने जा रहे हैं। तो लिखें U एट P बराबर, ये तो चार्ज Q और यहां बाकी सबके कारण पोटेंशियल, तो जैसे नाम दे दें इसका अपन, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 वाली पोजीशन पर 2 के कारण पोटेंशियल कितना होगा, स्क्वायर है इसलिए साइड A है तो के क्यू अपॉन ए, और इस 4 वाले कारण कितना होगा, ये भी डिस्टेंस है तो के क्यू अपॉन ए, और इस 3 वाले के लिए कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी, √2a, तो ये हो गया के क्यू अपॉन √2a। तो ये क्या निकाला अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस, यानी बाकी बचे हुए चार्जेस के कारण। इसमें से जाओ तो आप कॉमन ले लो, U एट P बराबर के क्यू कॉमन ले लिया तो बन गया के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ये 1 + 1 2, और यहां से के क्यू बाई ए बाहर ले लिया अपन ने तो ये कितना बच गया 1/√2।
तो 1 यहाँ से बचा, 1 यहाँ से बचा और 1/√2 यहाँ से बचा। तो ये क्या निकाला अपन ने, एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सभी चार्ज के कारण। रिंग दे रखी है अपने को, फिक्स रिंग, और चार्ज क्यू रेडियस आर है, और इसकी एक्सिस पर सेंटर से √3r डिस्टेंस पर ए पोजीशन पर एक चार्ज रखा हुआ है -q, और मास उसका m है, और रिंग को हमने फिक्स किया हुआ है और इस चार्ज को हमने रिलीज कर दिया। अभी जो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, उन सब में हम एक चार्ज को फिक्स रखे हुए हैं, क्योंकि अभी हमने एक चार्ज की बाकी कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखा है। तो सब मूव करेंगे तो फिर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वाले केस के दौरान ऐसा देखेंगे अपन कि तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इसलिए जान करके अपन ने इसको फिक्स रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से कि अगर हम इस चार्ज को यहां से रिलीज करें तो जब ये चार्ज सेंटर सी पर पहुंचेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये रिंग है और रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अलोंग द एक्सिस, यानी इस वाली डायरेक्शन में। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, इस वाली डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस QE। अभी जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। अब QE में किसी जनरल डिस्टेंस x पर जब ये पहुंचा तब अगर QE की वैल्यू लिखें तो E में KQX/r² प्लस x² की पावर 3/2 बनेगा। और फिर हमें एक्सेलरेशन का जो फंक्शन हमने लिखा हुआ x के टर्म में आया, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े, इसके लिए हमने एनर्जी कंजर्वेशन वाला तरीका यूज करें, क्योंकि इस चार्ज के मूव करने के दौरान जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। तो हमने पोटेंशियल पढ़ा भी इसी के लिए था कि पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखें। तो Q इंटू वीपी में V की जब जरूरत पड़ेगी तो पहले हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया। अलग अलग चीजों के लिए पोटेंशियल याद कर लिए। पोटेंशियल के फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के लिए, रिंग के सेंटर, एक्सिस के लिए, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनके लिए। और अब क्या है कि जो इस तरह के क्वेश्चन है जिनमें हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² वाली टर्म आएगी, तो उसका यूज करने के दौरान हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ए से सी तक हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन है वो इधर, तो फोर्स जो इस पर लग रहा है वो इसको इधर लाते जाएगा, सेंटर पे आके रुक नहीं जाएगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जीरो है तो फोर्स जरूर जीरो हो जाएगा, लेकिन अब तक लगातार ये वेलोसिटी गेन करता जा रहा था। यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि फिर जैसे ही इधर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो जो फोर्स इस पर लगेगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है -q, तो इस कारण से इस पर जो फोर्स लगेगा QE वो इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, तो फिर इसकी स्पीड घटती जाएगी। और उधर कहां तक जाएगा वो हम बता सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस √3r है तो उधर भी √3r तक जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहां से लौट करके वापस आएगा, यहाँ फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर इधर जाएगा, और इस तरह से सेंटर के अबाउट इसका आना जाना लगा रहेगा। आना जाना लगा रहेगा यानी ऑसिलेटरी मोशन ये कर रहा होगा। क्या वो ऑसिलेटरी मोशन SHM होगा? नहीं, क्योंकि QE में E की जो वैल्यू है KQX/r² प्लस x² की पावर 3/2, उसमें x² नीचे भी आ रहा है, इसलिए ऑसिलेटरी तो है लेकिन SHM नहीं है। SHM होने के लिए तो x लेस देन r के लिए ही वो SHM हो रहा होगा। अभी हमसे क्या पूछा है, अभी हमसे पूछा है स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करें, A और C के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लें। तो KA प्लस U8A इक्वल टू KC प्लस U8C। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी लिखें, ए पर हमने इसको रिलीज किया है, तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। ए पर पोटेंशियल एनर्जी लिखें, तो किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या तरीका देखा अपन ने, U8P बराबर Q इंटू VP, यानी जिस चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं वो चार्ज और वहां आसपास जो भी चार्ज है उनके कारण पोटेंशियल। तो ये जो चार्ज हमने यूज किया है उसका नाम क्या है, -q। तो चार्ज तो है -q, और VP यानी इसके कारण यहाँ पोटेंशियल। तो रिंग के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है KQ/√r² प्लस x²। x² कितना हो गया, √3r का स्क्वायर, यानी 3r², यानी कितना बन गया, KQ/√r² प्लस x² में r² प्लस 3r², तो बन गया कितना, 4r² का रूट, यानी 2r। ये हो गया पोटेंशियल G8A। C पर काइनेटिक एनर्जी वो हमें पता लगानी है, हाफ m इंटू VC²। ये जो चार्ज की वैल्यू है ये अपने को विथ साइन डालनी है, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये भी हमें विथ साइन डालनी है। तो ये विथ साइन कैसे आएगा, जब चार्ज को साइन के साथ डालेंगे तो ये भी अपने आप विद साइन आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर पोटेंशियल लिखना चाहें, पोटेंशियल एनर्जी 8C, तो -q और इंटू KQ बाई सेंटर पे पोटेंशियल, वो कितना बनेगा, R। तो कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया -q इंटू
के क्यू अपॉन 4r का स्क्वायर यानी 2r और इक्वल टू हाफ एम इंटू वी सी का स्क्वायर और माइनस के क्यू क्यू बाय आर। तो इसको उधर भेज दो तो हो गया अपने पास हाफ एम इंटू वी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना के क्यू क्यू अपॉन 2r। 2 कैंसिल हो गया तो वीसी की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास कितनी अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर। तो इस सवाल के दौरान रिंग फिक्स थी और ये जो चार्ज है वो मूव कर रहा था। तो स्पीड निकालने के लिए हमने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किया। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करने के दौरान पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिख रहे हैं क्यू इंटू वी, तो वी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है, उसकी मदद से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये था स्पीड एट सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेम वैसा ही डायग्राम है पर पूछा अलग है इस बार। फिक्स रिंग चार्ज क्यू रेडियस आर डिस्टेंस बाई रूट 3r है, पोजीशन ए पर चार्ज माइनस क्यू कोमा एम है। पिछले में हमने इसको रिलीज किया था तो स्पीड पूछी थी सी पर, इस बार ये पूछा है कि इस चार्ज को यहाँ कम से कम कितनी स्पीड दें, व्हाट मिनिमम स्पीड एट ए शुड बी गिवन टू चार्ज माइनस क्यू कोमा एम सो दैट इट डज नॉट रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट ए, यानी यहाँ लोड करके वापिस ना आए, ए पर वापिस ना आए। अब अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं तो रिलीज करने पर क्या हुआ था, अभी पिछले क्वेश्चन में यहां से ये सेंटर पे गया था, स्पीड मैक्सिमम थी, उधर रूट 3r तक उधर गया था, फिर वापस लोड करके आया था और फिर लोड करके वापस ए पर पहुंच गया था, तो रिटर्न होकर के आ गया था ए पर। अगर हम इसे कुछ वेलोसिटी दे देते हैं तो वेलोसिटी देने पर जैसे हमने इधर की तरफ वेलोसिटी दी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका वो किधर की तरफ है, अलोंग द एक्सिस, ऐसे इस तरफ। तो जैसे हम इसको वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, इस पर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और वेलोसिटी जीरो होते ही ये लोड करके वापस यहाँ जाएगा। इधर भी वेलोसिटी देख करके देख लो, लेकिन जहां वेलोसिटी जीरो होगी लोड करके वापस से आ जाएगा। तो ये लोड करके वापस आ रहा है अगर हम इसको वेलोसिटी इतनी कम दे रहे हैं कि ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर गया है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ इतनी वेलोसिटी दे दें कि यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाए तो फिर इस पर कोई, इस माइनस के ऊपर इस प्लस के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो फिर ये लोड करके वापस नहीं आ पाएगा। तो लोड करके वापस ना आए इसके लिए क्या जरूरी है कि यहाँ हम इसे इतनी स्पीड दें ताकि ये इनफाइनाइट तक चला जाए। इसका मतलब ए और इनफाइनाइट के बीच में क्या लगा दें अपन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो लगाए ए और इनफाइनाइट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, तो के एट ए यू एट ए के एट इनफाइनाइट एंड यू एट इनफाइनाइट। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी दे दी अपन ने, माना कि कुछ वेलोसिटी दी वी ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो ये वैल्यू होगी कितनी इसकी, हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर। चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल जी के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इससे बन गया के क्यू अपॉन 2r। अब हम यहाँ कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दें इसको, तो मिनिमम यानी जस्ट इतनी कि बस इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। जैसे यहाँ हम इसे कितनी वेलोसिटी दें कि यहाँ पहुंच जाए, तो जस्ट यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाए। उससे ज्यादा दोगे तो आगे तो चला ही जाएगा, लेकिन मिनिमम की बात चल रही है तो इतना दें ताकि जस्ट इनफाइनाइट पर पहुंचे। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन के कारण होती है, यानी अगर मैं यहाँ ए पर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी भी दो, जीरो दो या कुछ भी दो, ये तो इतना का इतना ही रहेगा। तो अगर हम ये ए पर काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम करना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो जितनी है उतनी ही रहेगी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट पर जस्ट पहुंच जाए, यानी वहां पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो, और इनफाइनाइट तो पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस एक्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला टर्म। तो इसका मतलब जो है पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये टर्म ये वाली राइट हैंड साइड वाली जीरो हो गई, तो यहां से इसको इधर भेजें तो क्या बन गया, हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू अपॉन 2r। तो ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, और वी ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, वी ए बराबर हो गया रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर। ये ए पर स्पीड आ गई। तो ए वाली पोजीशन पर स्पीड ये बन गई कि कम से कम इतनी स्पीड दें, इससे ज्यादा दें तो भी जो है ये लोड करके वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये ए पर जो वेलोसिटी दें अपन वो कौन सी डायरेक्शन में दें, इधर दें या इधर दें, या फिर लाइन जोनी के परपेंडिकुलर यानी ऐसे दें, या किसी भी एंगल पर भी दे सकते हैं, किधर की तरफ दें। जैसे 4 पॉसिबिलिटी की बात करूं मैं आपसे, 1 2 3 4, तो किधर देना चाहिए ताकि ये मिनिमम से काम चल जाए, कौन सी डायरेक्शन में देना चाहिए इसमें। तो इसमें आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती, तो मर्जी पड़े इधर दे दो, तो मर्जी पड़े इधर दे दो, यानी कोई सी भी डायरेक्शन में दो। ऐसा नहीं कि इधर से इनफाइनाइट पास पड़ेगा और इधर से दूर पड़ेगा कि इतना और एक्स्ट्रा जाना रहेगा। जब यहाँ रिलीज किया तो उधर रूट 3r तक तो ये वैसे ही पहुंच गया है, इसलिए कोई सी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन कोई सी भी, ये है मिनिमम स्पीड जो देनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक फिक्स सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और इसमें हमने बहुत ही छोटी केविटी की है, वेरी स्मॉल केविटी।
वेरी स्मॉल केविटी। वेरी स्मॉल इसलिए ताकि कैलकुलेशन के लिए हम इसको सॉलिड स्फीयर की तरह से ले सकें। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के फॉर्मूले में यूज करने हैं उसके लिए हम इसे सॉलिड स्फीयर की तरह से यूज कर सकें। इसका चार्ज प्लस क्यू है, रेडियस आर है और ये एक फिक्स सॉलिड स्फीयर है। और हमने यहाँ सरफेस से आर डिस्टेंस पर एक चार्ज लिया है प्लस क्यू। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अगर रिलीज करेंगे तो ये अपने आप ही इधर इनफाइनाइट की तरफ भाग जाएगा। तो अगर हमें इसको इधर की तरफ भेजना है तो इसको कुछ ना कुछ स्पीड देनी पड़ेगी अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से कुछ स्पीड देंगे तो कम देंगे तो यहीं से लौट आएगा, थोड़ा और ज्यादा देंगे तो और आगे तक जा रहा होगा। तो कुछ पॉइंट्स के नाम ले लिए अपन ने जहां से चार्ज को कुछ स्पीड देकर भेजा है, वो ए पोजीशन, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया और इसे डी बोल दिया। तो अब हम क्या जानना आते हैं क्वेश्चन में कि ए पर मिनिमम स्पीड कितनी दें हम इसको चार्ज क्यू को। ये तो फिक्स है अपनी पोजीशन पर। अपन ने अभी तक जो भी सवाल किए हैं तीनों चारों, उसमें सब में एक चार्ज को हमने फिक्स रखा है, क्योंकि अभी अपन एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सबके कारण लिखना सीखे हैं। तो यहाँ हमने ए पर कितनी मिनिमम स्पीड दें इसको ताकि ये कौन से पॉइंट को क्रॉस कर सके, डी को क्रॉस करके उधर की तरफ जा सके, ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए आपको पहले सोचना होगा कि कौन से दो पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का हम यूज करें। तो कौन से दो पॉइंट लें वो अपन, यानी ए के साथ क्या लें, बी लें या सी लें या डी लें, ये सोच के रखें आप। तो कौन सा पॉइंट रहेगा वो, बी या सी या डी। तो किसी को लगता है अगर जैसे बी तो फिर तो बी से ही लौट आएगा, और किसी को डी लगता है अगर, क्योंकि क्वेश्चन में डी पूछा है तो डी लगता है, तो डी वाली पोजीशन में जो लगाएगा एनर्जी कंजर्वेशन उसका चार्ज बी वाली पोजीशन से ही लौट आएगा। बी वाली पोजीशन से लौट आएगा कैसे, जैसे मान लो कि ये एक पहाड़ी है, ऐसे एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, और इसको अपन ने कुछ बी का नाम दे दिया, इसको कुछ सी का नाम दे दिया, इसको कुछ डी का नाम दे दिया। अब क्वेश्चन वाला ने बोला हमसे कि एक बॉल को यहां से कितनी वेलोसिटी दें अपन ताकि वो डी वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाए। अब डी वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो कोई कहे कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कुछ हाइट ये h1 है, ये h2 है, और ये वापिस से h1 के बराबर है। तो ए और डी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, लेकिन डी के बराबर वाली हाइट तो बी की भी हाइट है, तो क्या होगा, वो आपने अगर डी पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाई तो बी से ही वापस लौट आएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल वाइज ज्यादा पोटेंशियल डी और सी में सी का है, जब तक वो सी को पार नहीं करेगा वो डी तक पहुंचेगा ही नहीं। डी की जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो डी का पोटेंशियल है वो तो बी के बराबर है, तो जब अपन डी पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना तो होगा क्या कि वो बी वाली पोजीशन से ही लौट आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा उन्होंने डी के लिए है, लेकिन हमें एनर्जी कंजर्वेशन कौन से पॉइंट पे लगाना रहेगा, सी वाले पॉइंट तक के लिए। अब सी वाली पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ रेडियली आउटवर्ड यानी इस वाली डायरेक्शन में, तो एक बार अगर वो सी पार कर गया तो डी पर तो वो अपने आप ही पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेनली हमें पता लगाना था कि बोला उन्होंने डी है, लेकिन हम कौन से पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें। तो क्या पता लगाया अपन ने कि सी अगर पार कर जाए तो डी पर तो वो अपने आप ही पहुंच जाएगा। सी पोटेंशियल बैरियर वाइज हाईएस्ट पोटेंशियल है। आपको पता होगा कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, और सेंटर पे कितना होता है, वो होता है 3/2 के क्यू बाय आर। तो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें अगर ए और सी के बीच में, तो के ए यू ए K8C प्लस U8C। तो सी तक के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें तो क्या बनेगा, ए पर कितनी वेलोसिटी दें, तो हाफ mva²। ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, चार्ज क्यू, और सॉलिड स्फीयर कारण पोटेंशियल कितना बनेगा, KQ/2R। और सी पर जस्ट पहुंचा दें तो सी पर वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो से हल्की सी बड़ी, कैलकुलेशन के लिए अपन इसको जीरो ले लेते हैं। और सी पर पोटेंशियल जी कितनी बनेगी, क्यू इंटू, अब सेंटर का पोटेंशियल याद होना जरूरी है, अगर वो नहीं याद होगा तो फिर यहाँ क्या लिखोगे। तो सेंटर का पोटेंशियल याद होना जरूरी है सॉलिड स्फीयर में ना, वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले। तो 3/2 KQ/R, ये सेंटर पे पोटेंशियल हुआ। इसको इधर भेज दो तो यहां से ये हो गया अपने पास हाफ m इंटू VA² इक्वल टू, इधर चला गया और इधर से आगे कितना, KQ/Q और 3/2 माइनस 1/2 यानी 1, तो KQ/R। तो वेलोसिटी एट ए जो चाहिए वो कितनी आ गई, वो आ गई √2KQQ/mR। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना, क्वेश्चन में हमने जाना कि जहां का पूछा है हमसे कि वहां पहुंचा दो, जरूरी नहीं कि वहां तक पहुंचाने के लिए बीच में उससे बड़ी हिंड्रेंस, उससे बड़ी बाधा ना आए,
उससे बड़ी बाधा भी रही हो सकती है, तो सी पार करेगा तभी तो डी पर पहुंचेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था डी वाली पोजीशन, लेकिन हमें पार क्या कराना रह गया, सी वाला पॉइंट। तो इसलिए हमने ए और सी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किया। अब होमवर्क में आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पार्ट फर्स्ट का सेक्शन सी, पार्ट सेकंड का सेक्शन सी, टू पार्ट वन का क्वेश्चन नंबर 8, टू पार्ट टू का 9, पार्ट थ्री का 7, 8, 9, 10, थ्री पार्ट वन का 21, 22 और थ्री पार्ट टू का 1, 2, 3, 4, 6 है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है, इन्हें प्रैक्टिस करें।